नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, राजस्थान में जब विधानसभा में कार्यवाही हुई तो एक मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखी गई थी और वो ये थी कि जब अध्यक्ष वहां पर होते उनके सीट के आसपास जो है वहां पर स्पीकर के आसपास अगर आप विपक्ष के नेता या अगर वहां पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जाता है, उसको खिलाफ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज संसद में हो गया और वहां पर जब विपक्ष के नेता आसपास जाकर के और अब तो नई संसद है तो ओम बिरला की जो सीट है वो काफ़ी ऊंची है, लेकिन उसके आसपास जाकर के और विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की और इसको सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं माना गया, इसको मर्यादा के विपरीत माना गया और ओम बिरला ने इस पर सख्त लहजा भी अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सीट पर जाइए। बहुत कड़क शब्दों में उन्होंने वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्या हुआ था सदन के अंदर कि विपक्ष के सांसदों को इस तरह की हरकत आखिर करनी पड़ी। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जब भी सदन की कार्यवाही होती है अक्सर ये होता है कि जब कोई दमदार नेता या कोई एक ऐसा मुद्दा जिससे सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ सकती है, अगर उसके ऊपर कोई बोल रहा है तो वहाँ पर माइक ऑफ कर दिए जाते हैं और जब माइक ऑफ कर दिए जाते हैं तो उनकी बात रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, वहाँ पर जनता के सामने नहीं जा पाती है और उन्हें बोलने से एक तरीके से वंचित कर दिया जाता है। अब बताइए कि आप उन सांसदों के पास फिर क्या रास्ता रहा। इस बार मामला जो था वो दक्षिणी राजस्थान से जुड़ा हुआ था दोस्तों, और आप जानते हैं कि अभी परिसीमन का मुद्दा सदन में छाया रहा। परिसीमन की बात चल रही है और इसको लेकर के साउथ के जो जितने भी राज्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर ये परिसीमन जिस तरीके से भाजपा चाहती है या केंद्र सरकार चाहती है, अगर ये परिसीमन उस हिसाब से हुआ तो फिर लोकसभा में हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनकी मौजूदगी ज़्यादा हो जाएगी और साउथ को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा और जनसंख्या की दृष्टि से जो उन्होंने अपने जनता को कंट्रोल करने की, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने की जो कोशिश उन्होंने पहले की थी उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के उनका कहना यह था कि इससे साउथ की बिल्कुल भी फेवरेबल ये परिसीमन नहीं होने वाला है, तो इसको लेकर के उन्होंने वहाँ पर कोशिश की। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा ये भी था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार वहाँ पर लाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा विरोध देखा गया। दोस्तों, हम हमेशा से जानते हैं कि साउथ के अंदर हिंदी को लेकर के एक विरोधाभास या एक ओपिनियन अलग हमेशा से रही है और वो अंग्रेज़ी या उनकी जो भाषा है, तमिल हुई या जो भी साउथ की जो भाषा है, उनको लेकर के ज़्यादा कंफर्टेबल है। हिंदी को लेकर के हमेशा से ही गतिरोध उत्पन्न होता रहा है और बड़े बड़े कई सारे आंदोलन या इस तरीके की चीज़ें अक्सर होती रही हैं। अब फिर से नई शिक्षा नीति के ज़रिए वहाँ पर ट्राई लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सरकार उतारना चाह रही है, जिसके अंदर एक वहाँ की जो स्थानीय जो भी भाषा है वो अंग्रेज़ी और हिंदी को साथ में इम्पोज करना चाह रहे हैं और अब इस चीज़ को लेकर के वहाँ के जो नेता हैं, जो जनता है, वो इसे नहीं पसंद कर रही है और इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। सांसदों की बात वहाँ पर नहीं सुनी जा रही थी और उन्होंने क्या कहा वहाँ की सांसद ने, एक बार आप सुनिए। Sir, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to MEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through M.K. Stalin that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister also that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government, which is actually affecting the education of the school children? Sir, what is your question, Honourable Member? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? Okay, Thank you, sir. Honourable Minister.
तो दोस्तों, जो ट्राई लैंग्वेज को लेकर के जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ का जो नेता है, सांसद है, उनका ये कहना है कि इस तरह की नीति जो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, और हम पर ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें भाषा को लेकर के भी थोपी जा रही हैं जो कि हमको नहीं समझ आ रही है। तो इसको लेकर के भी आप जानते हैं MK स्टालिन और इनके जितने भी सांसद और DMK से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। अब इसके ऊपर फिर धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा, तो उनका क्या जवाब रहा वो भी आप सुनिए। Speaker sir, today is 10th March. 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed, they went back, they have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. The same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal. हालांकि बोलते बोलते धर्मेंद्र प्रधान जो है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक इन द सेंस, वो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बोल जाते हैं जिनका फिर ओम बिरला ने कह दिया कि नहीं, ये कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। भावुक होकर के कुछ भी बोल जाते हैं कि देखिए हमने वहाँ पर ऐसे किया था और इनको पता नहीं दिक्कत क्या है, और इस तरह की कुछ बातें वो करने लगे थे, जैसा कि आपने अभी सुना। तो इसके ऊपर फिर सारे विपक्ष के जो लोग थे वहाँ पर, जो सांसद थे DMK से जुड़े हुए, और उनका विरोध फिर खुल करके सामने आया। और उन्होंने, आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी विरोध विपक्ष जताने की कोशिश करता तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब वो बात कर रहे हैं तो ये एक नया पैटर्न आजकल पिछले कुछ समय से देखने को मिला कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता रहा नहीं, तो वो क्या करते हैं कि जहां पर स्पीकर बैठे होते हैं वहां पर उनके पास जा करके और वहां पर अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर स्पीकर के वहां पर जो माइक लगा होता है उसके जरिए ही कहीं ना कहीं वो बात जो है वो जनता तक चली जाए कि देखिए हम इस तरह के मुद्दों पर ये मांग कर रहे हैं या इस तरीके से हम बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया। तो ये एक नया तरीका उन लोगों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन इसको मर्यादा तोड़ना या फिर सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं मानकर ओम बिरला ने फिर से उनको लताड़ दिया और बहुत बुरी तरीके से उनको लताड़ कर अपनी सीट पर बिठाने की कोशिश की। और ये पूरा जो है माहौल आप भी देखिए किस तरीके से था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सुनिए, सदन के पटल पर देश के संज्ञान में लाने के लिए रखा है। आपके माननीय सदस्य को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ नीचे करके मंत्री जी से नीचे सदन वहां पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है, ये गलत संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आप इस तरीके का, ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए माननीय सभापति महोदय। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।